था ये? मेरा नाम रोहित गुचर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी सर, आपका मीडियम क्या था? मीडियम इंग्लिश, इंटरव्यू का मीडियम मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश। और सर जो रिटन था उसका क्या मीडियम था? इंग्लिश ही था। इंग्लिश ही था। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा मीडियम था? सॉरी, अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा था? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो अभी आप इंटरव्यू देके आए, तो कितने मिनट चला और कैसा इंटरव्यू रहा और किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, डेप्थ से या फिर आपके ऑप्शनल से? मेरा इंटरव्यू अराउंड 30 मिनट तक चला जी। दूसरा जो सवाल है आपका कि किस पोर्शन से सवाल पूछे गए, जी। तो डेप्थ से मेरे एक सवाल कम थे। जी। सिर्फ राजस्थान जिस स्टेट से मैं आता हूँ तो वहाँ से एक सवाल था, ज्योग्राफी और राजस्थान को मिलाकर एक सवाल था। जी। बाकी जनरल क्वेश्चंस थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी से सवाल थे, जियोपॉलिटिक्स से सवाल थे, सप्लाई चेन से सवाल थे। डेप्थ से मतलब कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड सा नहीं था। जी। तो सर आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी, मैं स्नूकर खेलता हूँ। तो वहाँ से कोई क्वेश्चन थे? तो नहीं, वहाँ से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बात करें जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, तो क्या कोई क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? उन्होंने 2 लेक्स के नाम पूछे थे जो जयपुर में हैं और जिनमें पानी कम हो रहा है, और 2 लेक्स के नाम जिनमें बढ़ रहा है पानी। मेरे को सिर्फ एक ही लेक का नाम पता था, एक में मैंने सॉरी बोल दिया। और पूछा था ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स क्या है, तो मुझे एक स्कीम आई है उसके लिए जो कि वो जानना चाहते थे। जी सर, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हमें मिलते हैं, हम इंटरव्यूज करते हैं, तो एक भैया बता रहे थे कि एक कैंडिडेट थे, वो अंदर जाकर उनके हाथ कांप रहे थे। तो कितना अंदर जाके जैसे मॉक इंटरव्यू देते हैं तो यहाँ कितना डिफरेंट होता है? कम्प्लीटली डिफरेंट है मॉक इंटरव्यू से। सवाल, इकोसिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अंदर जाने के बाद मैं बताता हूँ वो क्या माहौल होता है। हम जब अंदर जाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें 1 घंटा लग जाता है जी। जिसमें हमको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, अटेस्टेशन फॉर्म भरने होता है। उसके बाद जब हम हमारा एक स्लॉट बाई स्लॉट हमको इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है। हमारा एक बोर्ड अलोकेट हो जाता है, बोर्ड के पास बाहर हम जाके बैठ जाते हैं। फिर अराउंड 10 मिनट बैठने के बाद हम अंदर जाते हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है तो शायद वो ज़्यादा नर्वस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप कूल रहेंगे, काम रहेंगे, ब्लैंक माइंड रखेंगे, जो सवाल है वहाँ पे अंदर पूछा जाएगा, उसके लिए कुछ तैयारी नहीं करनी है, आपको अपना माइंड ब्लैंक रखना है, जो होगा वहीं देखा जाएगा। फिर बात करें ओवरऑल इंटरव्यू की, तो कैसा रहा आपका? अच्छा इकोसिस्टम था, मुझे बहुत, मैं कम्प्लीटली इंजॉय किया अपने 30 मिनट्स। जी। मतलब मैं बोलते ना कि मैं अपनी वो लाइफ के बेस्ट 30 मिनट्स जी के आ रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं अपने लाइफ के बेस्ट 30 मिनट्स जी के आ रहा हूँ। तो बात करें प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की, तो आप कैसे तैयारी करते थे? कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और जब प्रीलिम्स पास आता था तो किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते थे? प्रीलिम्स का यार एक ही फंडा है जितना मुझे समझ में आता है कि जो अराउंड 65 से 70 सवाल हैं जो कि कोर नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। करंट अफेयर्स का जो, अगर कोई बच्चा करंट अफेयर्स में अगर गुम जाता है तो कोचिंग मटेरियल इतना ज़्यादा है कि वो कभी रिवाइज भी नहीं कर पाएगा और मल्टीपल कोचिंग से वो भटक जाएगा। तो पहले कोर को अपना बहुत स्ट्रांग करो। कोर के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, बाकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि फिर उसके बाद करंट अफेयर के सवाल उससे हो जाते हैं, कोर नॉलेज से हो जाते हैं। करंट अफेयर से नॉर्मल अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, तो आप सवाल कर लो। सर क्या आपने कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से सारी तैयारी की? मैंने कोचिंग ली है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने डेडिकेटेड कोचिंग ली है, ऑप्शनल के लिए भी कोचिंग ली है, मैंने जीएस के लिए भी कोचिंग ली है। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे तैयारी करते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, तो बोलते हैं कि हमने घर पर रहकर सिर्फ सेल्फ स्टडी किया, यूट्यूब की थोड़ी मोड़ी जो फ्री वीडियोस हैं उनके साथ लिए। तो कोचिंग लेना जरूरी है या नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। जिस बच्चे के पास इस एग्जाम का मतलब है 50% गाइडेंस, बिल्कुल 40% हार्डवर्क और 10% लक। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। जी सर। ठीक है, तो जो मान के चलिए मेरा कोई दोस्त है या मेरा छोटा भाई है, उसको गाइडेंस की जरूरत है, तो अगर मैं उसको गाइडेंस दे दूंगा ना तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर एक बच्चा, जैसे मैं आया था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कोई लेना देना नहीं था, उनको यूपीएससी की अवेयरनेस ही मुझे बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मुझे 2 अटेम्प्ट तो ये समझने में लग गए कि एग्जाम में होता क्या है। तो अगर किसी के पास गाइडेंस है तो शायद उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है, पर अगर उनके पास नहीं है तो उनको जरूरत पड़ेगी। तो सर बात करें जैसे कि मेंस की, तो मेंस के लिए आपका पहला इंटरव्यू था, तो फर्स्ट टाइम आपने मेंस लिखा, तो कैसे मेंस की तैयारी की आपने? आंसर राइटिंग कितना करते थे और मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाए? आंसर राइटिंग यार मेरा मेजर फोकस था। देखो कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना है तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन कौन देता है? पीवाई क्यों देता है? बिल्कुल सर। किस दिशा में तैयारी करनी है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता था, एक सवाल लेता था, उससे 3 सवाल और बनाता था। बिल्कुल। उस सवाल का एक आंसर लिखता था, जो 3 सवाल और बना रहा हूँ उनके भी आंसर लिखने का प्रयास करता था। तो कुल मिला के एक सवाल से 4 सवालों की तैयारी करी। बिल्कुल। आपके दूसरे सवाल पे आते हैं कि कितने मॉक टेस्ट दिए। मैंने जो 12 टेस्ट जो होते हैं सेक्शनल वो दिए थे और फुल लेंथ दिए थे, जो पूरा प्रोसीजर होता है जी।
बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जी जो कि ये भी कराती हैं कि जो पूरा जैसे मॉडल जैसे टेस्ट होता है, जैसे पहले GS 1 2 3 4 वो भी दे सकते हैं बच्चे, वो भी मैंने दिया था। सर जैसे बात करें जैसे प्रीलिम्स की, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं बोलते हैं कि हमको जितने क्वेश्चन आ रहा है उतने हमने अटेम्प्ट किए। क्या आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, या फिर जितना आ रहा उतना किया? देखिए प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स में मेरिट नहीं लानी है आपको, बिल्कुल 200 नंबर ले लाना है, आपको कट ऑफ निकालनी है ना, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है आपको। प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे आप? अगर आपके पास मोर 50% वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी उस बच्चे से ज्यादा है जिसके पास 33% की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सर। है। तो अगर आप 30 से 40 से 45 सवाल 100% श्योरिटी के साथ मार रहे हैं, बाकी आपके जो सवाल आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 50-50 पे पहुंच जाए। बिल्कुल फिर आपका लॉजिकल गैसिंग होनी चाहिए और इंट्यूशन होता है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद इंट्यूशन होता है कि ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं सही, ऑटोमेटिकली आप सही आंसर पे पहुंचेंगे। मैं नॉर्मली 85 से ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, कभी दिमाग में ये नहीं होता कि मैं 85 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जब पेपर खत्म करके बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं 88-89 अटेम्प्ट कर चुका हूँ। जी। और बात करें जैसे कि अभी जो हाल में अभी कुछ महीने बचे हैं प्रीलिम्स के, तो जो नई एस्पिरेंट हैं या फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं एग्जाम का, क्योंकि वो एग्जाम हॉल प्रेशर अलग ही होता है जब अंदर जाके बैठते हैं। बाहर जो मॉक टेस्ट अपन रूम में बंद होके लगाते हैं वो अलग फीलिंग होता है, जब एग्जाम हॉल में जाते तो अलग फीलिंग होता है। तो एग्जाम हॉल प्रेशर को कैसे आप मतलब उसको रिलीज करें या फिर आराम से जो एग्जाम में? जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है जी वो उतना ही कम आपको प्रेशर होगा। जी अगर मैं मतलब कुछ लोग यहाँ पे बात करते हैं ये वाला सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, वो वाला सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, अगर आप एक भी डायमेंशन छोड़ के जा रहे हो ना तो आपके मन में डाउट रहेगा कि अगर वहां से सवाल आ गया तो क्या करूँ, क्या करूँगा, तो वो आपकी नर्वसनेस को बढ़ा देता है। जी आप कोई भी कुछ भी छोड़ के मत जाओ, सब पढ़ के जाओ यार। कोई भी कोचिंग ये नहीं बोल सकती, डंके की चोट पे कहीं लिख के नहीं बोल सकती कि यहाँ से सवाल आएगा और यहाँ से नहीं आएगा। जी सर। तो आप सब प्रिपेयर करके जाओ, अपना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। सर जो आपने इस तैयारी के दौरान आपने जो टाइम दिया है, तो कोई ऐसी कोई मोस्ट 3 बातें बताइए जो न्यू एस्पिरेंट उनको काम आए। न्यू एस्पिरेंट को प्रीलिम्स के लिए बताता हूँ भाई, कोर पे ध्यान दो, करंट अफेयर के जंजाल में मत फंसो, मेंस में पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करो। मेंस में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना, क्योंकि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, ये आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उसके साथ उतना ही आपको लिखना भी पड़ेगा। ऐसे निबंध जब लिखते हैं इट इज एन आर्ट, एक आर्ट है निबंध लिखना। बिल्कुल सर। तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।